बड़े का नाम स्थूलभद्र था, छोटे का नाम श्रीयक था, 7 उसके बेटियां थी, यक्षा दिन्ना आदि वो उसके बेटियां थी। सारे के सारे योग्य थे, उसने सबको पढ़ाया था। बंधु वो बड़ा बेटा स्थूलभद्र, उसको संगीत की रुचि थी, अपनी अपनी रुचि होती, और वह अपने जमाने का एक बड़ा संगीतकार हो गया था। और पढ़ाई तो की उसने, वह बड़ा संगीतकार हो गया था। और हर व्यक्ति के मन की कुछ अभिलाषाएं होती हैं। वो ये चाहता था पूरे राज्य में, क्या दुनिया में मेरा ये नाम हो कि स्थूलभद्र जैसा संगीतकार कोई नहीं है। वो ये सोच बैठा था। एक बार राज्य में संगीत दिवस मनाया गया। जैसे लोग भजन संध्या रखते हैं और कार्यक्रम रखते हैं, वो राजा की तरफ से था। और कहा था कि भाई जो भी संगीतकार हैं वो आकर अपना संगीत प्रस्तुत करें। अब जिसको भी संगीत आता था, कलाकार तो कलाकार होते हैं, अपने अपने कलाएं लेकर के आते हैं। बड़े बड़े राज्य के संगीतकार उसमें भाग लेने के लिए आए। स्थूलभद्र भी उसके अंदर पहुंचा। इन सब संगीतकारों में जो भी संगीतकार थे, स्त्री और पुरुष, वो सभी आए थे। राज्य में, राजधानी में कोशा नाम की एक नर्तकी थी। नाम क्या था? कोशा। बंधुओं, शायद कह करके बात कह रहा हूं, आपसे पूछे संगीत का क्या मतलब होता है, आप कहेंगे बाजा बजाना ये संगीत होता है। संगीत वो होता है जिसमें 3 बात हो। गायन जिसमें हो, गाया जाए, जिसमें नृत्य हो साथ में, वो भी कला का अंग है, और तीसरी बात जिसमें वाद्य हो, बजाया जाए। 3 चीज मिल करके संगीत कहलाती है। एक चीज खाली गाना संगीत नहीं होता, और कोई ये समझे भी कुछ बजा दिया संगीत नहीं। तीनों बात जिसमें हो, ये संगीतकारों की सभा थी। स्थूलभद्र भी गया था, वो भी संगीतकार था। सबने अपनी अपनी कलाएं प्रस्तुत की। इस कला में कोशा गणिका का नंबर आया, उसका नाम लिया गया। वो प्रसिद्ध थी राज्य में अपनी कला के अंदर। उसने अपनी कलाएं प्रस्तुत की, और कला प्रस्तुत करते हुए उस समय सारे दर्शक दुनिया दांतों के नीचे उंगली दबा बैठी। और जो भी लोग समर्थन में आवाज करते हैं, चारों ओर से कोशा कोशा की आवाज हुई थी। और हुआ क्या था, वो नृत्य कर रही थी। लोग मंत्र मुग्ध हो उसे देख रहे थे नृत्य को। उसकी दासी कोशा की कुछ दूरी पर खड़ी थी। वो बीच में बिजली की तरह से आई, और उसके हाथ में थाली थी। थाली में सरसों भरी हुई थी। क्या भरी थी? सरसों। और उसने बड़ी शीघ्रता से वो सरसों वहां फर्श पर जहां नृत्य वो कर रही थी वहां रख दे, और एक लंबी सुई, क्या कहा? सुई, यही कपड़े सीने वाली सुई, सुई उसमें सीधी खड़ी कर दी। नोक ऊपर, पीछे का भाग नीचे, और खड़े होकर पीछे हट गई। पल भर में उसने ये काम कर दिया। लोगों को बुरा सा लगा था कि ये बीच में कहां से आ गई, और वह नृत्य करती रही। उसने थाली के चक्कर लगाए और चक्कर लगाए। इस बीच उसने वो काम कर दिया जो मैं बता रहा था कि दुनिया दांतों में उंगली दबा गई। वह कोशा सुई के ऊपर नृत्य करने लगी। ये बड़ा अद्भुत काम था।
सुई के ऊपर नृत्य कैसे हो जाए? सुई पांव में लगेगी। उसने क्या साधा था अपने शरीर को कि वह पांव नीचे नहीं रखा, अधर्म रहते उसने उसके ऊपर नृत्य करके दिखाया। सारे लोग स्तंभित रह गए। राजा ने हाथ उठाकर फेंक दिए गले के, चारों ओर से आभूषणों की वर्षा हो गई और कहा, ऐ द्वितीय ने सुना और ने कभी देखा। दुनिया ने जो पहन रखा था उसके ऊपर फेंक दिया। उसने हाथ जोड़े और वो निकल गई अपना काम करके। आगे भी होना था, पर कोई उसको देखने के बाद बैठा नहीं। कोशा की बात करते हुए लोग निकल गए। स्थूलभद्र, उसका तो नंबर नहीं आया था। उसने ये भी नहीं सोचा मेरा नंबर आए। उसने कहा इसके बाद तो बात कुछ रही नहीं गई। मैं मान लूं तलवार के ऊपर नृत्य हो जाए, सुई के ऊपर नृत्य हो। सेवकों ने सारा धन इकट्ठा के उसके घर पहुंचा दिया। ये कुछ खास बात नहीं हुई। बात तो ये भी, ऐसा कैसे कर दिया उसने, ऐसा कैसे हो गया? स्थूलभद्र ने उसी दिन सोच लिया, मैं इससे कला सीखूंगा। ये मेरे से बहुत आगे है, ये मेरे से बहुत ज्यादा आगे है। ऐसा तो कलाकार आज तक नहीं देखा, कोई नहीं देखा ऐसी अद्भुत कला। समय हो गया, कलाकारों की बात चली तो बस एक बात और सुनाने का लोभ है मन के अंदर। एक कलाकार एक राजा के यहाँ आया, बोला मैं अपना संगीत सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ, बड़ी खुशी होगी। नगर भर में मुनादी करवा दी। उसका तो नाम इतना बड़ा था, जैसे मैंने भी कथा में बताया, अपने नाम होते। दुनिया आई देखने के लिए और मंच के ऊपर वो कलाकार खड़ा हो गया। राजा भी आया था। वो बोला महाराज ऐसे तो मैंने सुनाने का। तब बोलो क्या करना है, क्या चाहिए? बोले 5-7 लोग चाहिए जो जिनके हाथ में तलवार हो। उसने सोचा सुरक्षा के लिए कह रहा होगा, बुलवा देते हैं। वो आ गए। बोले बात सुनो, मैं संगीत गाऊंगा, किसी ने भी अगर गर्दन हिला दी ना जरा सी, उसे गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये तो बड़ी उल्टी बात हो गई। सारे कलाकार चाहते हैं भाई लोग ताली पीटें, गर्दन हिलाएं, वाह वाह करें। ये क्या बात? बोले गर्दन किसी की हिल गई तो ये जो खड़े हैं पहरेदार, इनके नजर चढ़ गया, उसी गर्दन उड़ा देंगे। जिसको ये शर्त मंजूर हो वो तो बैठे और उठ के चले जाओ। कौन मरेगा? दुनिया उठ के चलेगी। कौन मरे? राजा ने कहा इसने किया क्या बताओ? अच्छी भली सभा लगी थी, लोग इसे सुनने को आए थे, सारे भगा दिए। 5-10 लोग रह गए पास के। कलाकार ने फिर कहा भाई इनका ध्यान रखना, अगर गर्दन हिल गई तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो तो पक्के होके बैठ गए। नहीं, ये सुनना है, मरने का भी डर नहीं, और क्या करना है? संगीत सुनना है। राजा ने भी हाथ यहां रख लिए अपने, कहीं गड़बड़ हो जाए। सुनना जरूर था। बंधुओं, उसने संगीत शुरू किया। जब उसकी स्वर लहरियां व्याप्त हुई, जो 5-10 लोग थे वो खो गए अपने आप में, और फिर भी सावधान रहे। एक ने तो खूब से सिर हिला दिया। संगीतकार बोला खड़ा करो, इसको खड़ा करो। वो खड़ा हो गया। तुमने सिर हिलाया था? बोले मुझे नहीं पता सिर हिलाया था, हमने देखा सिर हिलाया था। बोला जी सिर हिलाया था तो सिर काट दो, मैं क्या कह सकता, मुझे नहीं पता। राजा हैरान, झूठी बोल देता, यूं ही कह देता जी मैंने नहीं हिलाया। उस जमाने में तो रिकॉर्डिंग थी नहीं भाई। बोले झूठी बोल देता, पागल है ये आदमी। कह रहा हिला होगा, मुझे नहीं पता, हमने देखा तुमने सिर हिलाया।
ये सिर काट दो और क्या करो। अच्छा यहाँ आ जाओ, एक ऐसा डर पैदा हो गया, अब क्या होगा। वो बोला जी एक काम कर दो, मेरी अंतिम इच्छा। बोले क्या है। बोले सिर काटने से पहले एक बार और सुनवा दो। सिर काटने से पहले, और मरने का डर नहीं लग रहा, तो एक बार और सुनवा दो। उस कलाकार ने कहा राजा से, जो मेरे सारी नाम है वो इसके लिए हैं, इस जैसा श्रोता दूसरा कोई नहीं होगा जो अपने गर्दन भी दे दे। किसके लिए? सुनने के लिए। बंधुओं, महावीर के लिए हमारी गर्दन ऐसे हो जाएगी, उस दिन हम भी केवल ज्ञान पालेंगे। और इसके साथ कैसे होगी? हर व्यक्ति को देश के लिए काम करना चाहिए। आज आज़ादी का दिन है, उन परवानों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और आज़ादी हमारे को दी, इतना कुछ किया, उनको याद करने का दिन है। इस चर्चा के अंदर दो पंक्तियाँ उर्दू की कह रहा हूँ। हड्डियाँ, हाँ जी शब्द ही ऐसा है, हड्डियाँ वो मेरी मरघट से उठाकर बोले। हड्डियाँ वो मेरी मरघट से उठाकर बोले। फूल वो चुने हैं जो किसी गुलशन में नहीं खिलते। क्या चुनते हैं जी? उसको फूल कहते हैं ना, मैं फूल चुने। फूल वो चुने हैं जो किसी गुलशन में नहीं खिलते, जिन्होंने अपनी हड्डियाँ इस तरह से राष्ट्र को दे दी। कितनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आज ये मुश्किलों से मिली आज़ादी को हम सुरक्षित रखें, और सुरक्षित तब रख पाएंगे कि जब हमारे मन में राष्ट्र के लिए कोई दर्द और कोई पीड़ा होगी, हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठेंगे और देश के लिए कुछ काम करेंगे, तभी ये आज़ादी सुरक्षित रह पाएगी और देश उन्नति कर पाएगा। अगर हमने कुछ नहीं किया, स्वार्थ में भर करके अपने सोचते रहे, कैसे तरक्की होगी। एक आदमी बस में बैठा जा रहा था, तो बस की सीट थोड़ी अच्छी वाली थी, नीचे फोम था। उस आदमी ने बैठे बैठे जो कुर्सी थी, सीट थी, वो थोड़ी सी उखाड़ी, रैक्सीन उखाड़ा, और नीचे जो फोम निकला, पता नहीं क्या सोचा, एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके और अपने बैग में रख लिया। साथ बैठा आदमी अब कौन किसको छेड़े। फिर भी उसने कहा, भाई साहब ये तो राष्ट्र की संपत्ति है, कम से कम थोड़ा तो विचार कर लेते। बोला हाँ मुझे पता है राष्ट्र की संपत्ति है, मैं एक नागरिक हूँ, मैंने अपना हिस्सा ले लिया, आप भी अपना हिस्सा ले लो। मैंने तो अपना हिस्सा ले लिया, आप भी अपना हिस्सा ले लो। ये स्वार्थ जहाँ होगा वो देश तरक्की कर सकता है कभी। जहाँ देश के लिए कुर्बानी होगी वही देश तरक्की करता है। स्वार्थियों का देश भला क्या तरक्की करेगा। जहाँ इतने स्वार्थी रहते हो, अपने उससे मतलब है, हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, हमें औरों से क्या पड़ा हुआ है। बंधुओं, आज का दिन उन लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चे, सबका मोह छोड़ करके देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे डाली। कैसे कैसे जुल्म उन्होंने सहे हैं सिर्फ आज़ादी के लिए। कितनी बड़ी बात है यह। अगर काला पानी इसका नाम सुनते हो, वहाँ के जेलों का आप इतिहास पढ़ो, रोमांच क्या हो जाए, डर जाए आदमी, इतना भयंकर था वहाँ का मामला। और क्या मामला था वहाँ का, इतनी छोटी कोठड़ी होती थी जेल के कि उसमें आदमी लेटना दूर, ऐसे होकर के बैठा करता, इतनी जगह थी बस, उसमें उसको भरते थे और जाली बंद कर देते थे। उस पीड़ा को सोच सक, घंटा 2 घंटे रह ले आदमी, एक दिन रह ले आदमी, आजीवन कारावास हुआ ये। और फिर 3 समय परेड होती थी, उनको निकाला जाता था, और निकाल करके क्या करते थे, उनके हाथ खूंटों से, ऊंचे ऊंचे खूंटे होते उससे बांधते थे,
और फिर उनकी कमीज हटाई जाती थी। कोड़े वाला आता था, गिन करके जितने सजा मिली है 10 कोड़े 20 कोड़े सटाक सटाक कोड़े मारता था, आदमी सहला ना सके उसको कि यहाँ कोड़ा लगा है। और फिर परेड पूरी होगी, हाथ खोल दिए, चलो फिर अंदर। आप उस लाइफ को सोच सकते हो, कल्पना हो सकती है उनकी क्या स्थिति होगी जिनको ऐसे रखा जाए, पाँव ना खोल सके, लेट ना सके, कुछ ना कर सके, ऐसे कोठरी में जिनको बंद कर रखा है और वहाँ बंद रहते हैं। गिनी हुई रोटी मिलती थी उनको, इतनी रोटी लिखी जाती थी, इसको इतनी रोटी मिलनी है, उतनी ही मिलती थे। 3 बार परेड होती थी कोड़े मारने की, ये भोगते थे, आखिर मर जाता, समुद्र में उठा के फेंक देते। ये काले पानी की सजाएं थी, जिसे लोग उदाहरण दे, काला पानी जाए, काला पानी की सजा होगी। ये हाल था वहाँ का। बंधुओं, ऐसे ऐसे दुख भोग करके अब वो लोग केवल एक बात कहते, हम माफ़ी मांगते हैं, सरकार उनका पुनर्वास करती, सरकार उनके लिए प्रबंध करते हैं, कितनी बात पर माफ़ी मांगते हैं, हम अंग्रेजों के साथ हैं। इतना कहने पर सुविधाएं मिलती, परिवार को मिलती, उनको मिलती, हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे। कितनी बड़ी कुर्बानियां दी करके तब जा करके यह बंधुओं आज़ादी मिली है। इस आज़ादी के ऊपर नमन है उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए और जिन्होंने अपने सुख और सुविधाएं छोड़ी। उन सब लोगों को उनसे कुछ शिक्षा लेनी है, हम भी देश के लिए कुछ काम करें। ये आज़ादी का दिन ऐसा दिन है, ये मनोरंजन और तफरीबाजी का दिन नहीं है, यह गौरव का दिन तो है, पर उनको याद करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं।